So bonding in coordination compounds is today's topic. In last lectures we discussed about the IUPAC nomenclature of coordination compound and rules for formulation of the coordination compounds. इसके अलावा वार्नर coordination theory जो सबसे पहले दी गई थी 1893 में, ठीक है, बाय द वार्नर. तो वार्नर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे फॉर एग्जांपल ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सिर्फ कुछ कंपाउंड ही आपके कोऑर्डिनेशन कुछ एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं. सेकेंडली, जो बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं दे हैव द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. थर्डली, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर फॉर्मेशन एक्सेट्रा. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कंसेप्ट्स थे जो वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. ठीक है, मीन्स टू से वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी was not based on the theoretical justification, and with the advancement of the theories of valence bond, modern theories which were proposed later on stages, ठीक है, regarding the study of such type of compounds. So for explaining these concepts, for explaining these characteristics of coordination compounds, 4 major theories were proposed, among which 2, that is valence bond theory and the crystal field theory, will be discussed in this class. That is +2 में हम लोग 2 थ्योरीज के बारे में स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड. एक है आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी हो क्योंकि +1 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चैप्टर नंबर 4 था आपका केमिस्ट्री में, उसमें हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी. ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स, जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरह से राइज होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. तो यहाँ पे उसी को थोड़ा सा एडवांस करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट स्पेशली इन केस ऑफ किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से हेल्प करती है फॉर डिटेक्शन ऑफ द ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड फॉर एक्सप्लेनिंग द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा सेकंड थ्योरी जो थी दैट वाज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, जो प्रपोज्ड की गई थी फॉर स्टडी ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. इसके अलावा 2 थ्योरीज और थी बेटा. एक थी लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT बोला जाता है इसको, लिगेंड फील्ड थ्योरी, एंड अनदर वन वाज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगेन जो हम +1 में करके आए हैं, लेकिन वहां पे वो सिंपल मोनोन्यूक्लियर स्पीशीज के लिए थी. यहाँ पे जो अदर आप हायर स्टडीज में डिस्कस करेंगे इसको, वो हम हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड्स के लिए भी डिस्कस करोगे. बट इन +2 स्टैंडर्ड वी विल फोकस ऑन 2 मेजर थ्योरीज. वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द अनदर वन इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, these are also known as theories related to the bonding in coordination compounds. ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर बॉन्डिंग in coordination compounds. ये तो इसके बारे में बेसिक पोस्टुलेट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, आप लोग लिख सकते हो. द बेसिक assumptions of this theory were, number 1, the central metal ion. एक्चुअली याद रखना ये थ्योरी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए. जो +1 में करके आए थे वो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी. यहाँ पे है स्पेशली फॉर किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट वाज द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल
a number of empty orbitals for the formation of coordination bonds. Means to say it is the, आप ये कह सकते हो ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल एटम कह सकते हो कि उसी ने वैकेंट स्पेसेस प्रोवाइड करवानी है टू फॉर्म द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, फॉर द लिगेंड्स, so that ligands can approach the central metal atom and form respective number of coordinate bond with that particular metal atom. ठीक है जी, तो ये आपने डिस्कस करना है. सेकेंडली क्या था, central metal ion has to provide the number of empty orbitals for the formation of coordination bonds with suitable ligands. Now secondly, the number of empty orbitals made available for this purpose is exactly equal to the coordination number of the central metal atom. जितने नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड होंगे वो डायरेक्टली इक्वल रहेंगे किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंट्रल एटम. यानी वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है कि सेंट्रल मेटल एटम हैज टू, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन हैज टू प्रोवाइड द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द बॉन्डिंग for the ligand so that they can approach the central atom to form the coordinate bonds. Secondly, these number of empty orbitals will be directly represent the coordination number of that particular central metal ion or central metal atom. This was the very first postulate of valence bond theory. Clear beta? Second postulate was the appropriate atomic orbitals. Appropriate atomic orbital means the sp,d or f etc. sp,d ही रहते हैं basically. The appropriate atomic orbitals of the metal hybridized to give a set of equivalent orbitals of definite geometry such as square planar, tetrahedral, octahedral and so on. Means to say जो number of orbitals hybridized हो रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मींस हाइब्रिडाइज ही होंगे जब एक लिगेंड अप्रोच कर रहा है सेंट्रल एटम को, एम्प्टी ऑर्बिटल्स को, तो वहां पे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस कर गई. अब जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हुए उस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे दे विल रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, लाइक प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, इस तरह से वो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे. कौन, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट्स हाइब्रिडाइज्ड ऑफ द सेंट्रल एटम. जो सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज हुए हैं वो जितने नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुए दैट विल प्रोवाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक प्लेनर. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट केस में जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा है कि जितने नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे. तो मींस टू से अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मींस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी 4 के केस के लिए हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए जो रहेगी वो रहेगी sp3, ठीक है जी. और जो वहां पे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रहेगा, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल उस केस में दैट विल बी sp3 के लिए कौन सी थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो रहेगी, टेट्राहेड्रल. ठीक है बेटा, इस तरह से 1 आ गया. सेकंड के केस में आपके पास आता है अगेन 4, एक और बनता है यहाँ पे +1 में आप लोगों ने ये sp3 की थी, ठीक है. अब यहाँ पे एक इस केस में स्पेशली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के केस में एक और नंबर ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर राइज होता है, दैट इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो जनरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे sp3 नहीं होता, यहाँ पे होता है dsp2. एक dsp2 मतलब p के सिर्फ 2 यूटिलाइज होते हैं, एक d का हो जाता है, इनर d सब शेल यूज हो जाता है, ठीक है, एक s का और 2 p के. और यहाँ पे भी जो आपके पास ज्योमेट्री जो प्रोड्यूस होगी, अब यहाँ पे sp3 के केस में क्या थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन इस केस में बेशक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, dsp2 हो गया, और यहाँ पे जो आपकी ज्योमेट्री बनेगी दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, स्क्वायर प्लेनर. ठीक है बेटा जी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगा उस केस में. ये बड़ा ध्यान से देख लेना दिस वन. ये स्पेशली किसके लिए था,
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के केस में ही ये अराइज होता है। नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड के केस में ये हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन नहीं होती नॉर्मल केसेस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थे 5 एंड 6, तो उसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हो। 5 के लिए आपके पास तो था दैट वाज sp3d, 5 के लिए sp3d, और यहाँ पे जो आपके पास ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बनता है दैट इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्मेशन होती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है जी। ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री अरेंजमेंट जो है वो ऑब्टेन होता है। इसके अलावा 5 के केस में एक और आ जाता है 6, नेक्स्ट 6 आ जाता है आपके पास। 6 के लिए क्या था, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, जब आपके पास 6 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं तो उस केस में था sp3d2, और इसको बोलते हैं d2sp3। ये देखने को तो बेटा सेम ही लग रहे हैं, ठीक है, देखने को सेम लग रहे हैं sp3d2 और d2sp3, लेकिन जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन वो यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे आउटर डी यूज हो रहे हैं, बाहर वाले मतलब हायर शेल वाले डी यूज हो रहे हैं, जबकि इस केस में इनर शेल वाले डी जो हैं वो यूज हो रहे हैं। ये डिफरेंस रहता है। अगर आप sp3d2 लिखते हो तो इसका मतलब है कि हायर एनर्जी शेल जो है, मतलब वैलेंस डी सब शेल जो है उसके यूज हो रहे हैं, जबकि अगर d2 पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इनर डी सब शेल जो है उसके जो ऑर्बिटल्स है वो यूज हो रहे हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 6 के लिए आपके पास जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बनता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। दोनों के केस में ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ही है तो दोनों सेम ही sp3d2 या d2sp3, लेकिन जब फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं तो वहां पे जो पार्टिसिपेशन रहती है डी ऑर्बिटल्स की 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की, वो डिफरेंट रहती है। एक में हायर एनर्जी लेवल, एक में लोअर एनर्जी लेवल के डी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। तो इस तरह से ये फर्स्ट 2 पोस्टुलेट्स जिसमें ये बताया गया कि हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेट्स रिजेंबल्ड विद द या प्रोड्यूसेस द रिस्पेक्टिव ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इस केस में आपने क्या स्टडी किया, वेरी फर्स्ट वन कि सेंट्रल मेटल एटम विल प्रोवाइड द नंबर ऑफ necessary number of empty orbitals for the bond formation, for the coordinate bond formation to the ligands, and hence ligand will approach the central atom and form the respective number of coordinate bonds which directly equal to that of the coordination number of that particular central metal atom. And secondly, the number of hybridized orbitals obtained thus produce the geometry of the molecule like in this way, having coordination number 4, 5 or 6. The third postulate you can write, the d orbital involved in the hybridization may be either inner, that is n-1d, or outer, that is nd orbital। जैसे मैं बता रहा था ना आपको इस 6 केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कहने का मतलब थर्ड पोस्टुलेट यही बोलता है कि जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं, आउटर डी भी हो सकते हैं, दैट इज हायर एनर्जी शेल का डी सब शेल भी यूज हो सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और इनर डी सब शेल दैट इज n-1 डी सब शेल जो रहता है वो भी यूज हो सकता है, ठीक है जी। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में आप लोगों ने डिस्कस किया ना n-1 डी ns कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उस केस में n-1 डी भी यूज हो सकता है। कई केसेस में क्या होता है कि n-1 डी यूज ना होकर आगे वाला दैट इज वैलेंस वाला दैट इज 3d और 4d होता है, ठीक है। तो 3d ना यूज होकर कौन सा हो गया, 4d यूज हो गया, तो वो रहता है उस केस में। मतलब इनर डी भी यूज हो सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इनर डी सब शेल भी यूटिलाइज हो सकता है और आउटर डी सब शेल भी यूटिलाइज हो सकता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में अभी हमने डिस्कस किया ही है, ठीक है जी। फोर्थ पोस्टुलेट वाज ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ डोनर एटम मींस 2 से, जो वहां पे लिगेंड के केस में जो डोनर एटम प्रेजेंट है उसके पास एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल रहेगा which contains a lone pair of electron। वो बेटा अंडरस्टूड ही है, वो तो सिंपल है। एक तरफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो दूसरी तरफ से जो अटैकिंग स्पीशी है डेफिनेटली जो उसका जो डोनर एटम होगा उसके ऊपर लोन पेयर ही प्रेजेंट रहेगा, उसका जो ऑर्बिटल रहेगा वो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल रहेगा, तभी वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएगा सेंट्रल मेटल के पास जाकर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे ये है आपके पास
ये आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, इनर डी ने। अब ये आपके पास लीगेंट है। अब ये लीगेंट का जो ये पेयर्ड ऑर्बिटल है, दैट इज लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है, ये यहाँ पे आके क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। दिस इज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन का, ये सेंट्रल मेटल आयन का एम्प्टी ऑर्बिटल है। इस एम्प्टी ऑर्बिटल के ऊपर लीगेंट का जो पेयर्ड ऑर्बिटल है, ऑलरेडी पेयर्ड ऑर्बिटल है, वो ओवरलैप करेगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेगा, एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल टेक्स प्लेस। दिस इज द fourth postulate of the valence bond theory, that each ligand has at least one orbital containing a lone pair of electron. And the last postulate of this theory was the empty hybrid orbitals of metal ion overlap with the filled orbitals of the ligands to form metal ligand कोवलेंट बॉन्ड या मेटल लीगेंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द लीगेंड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन will gets overlap together to form the hybrid orbital which forms coordinate covalent bond, that is metal ligand coordinate covalent bond. Clear beta? Means to say कि the empty hybrid orbital of the central atom or central metal ion gets overlap with the filled orbital of the ligand, that is approaching atom or approaching group of atoms, to form metal ligand coordinate bond. So these are the 5 basic postulates of valence bond theory for bonding in coordination compounds. इनको बेटा एक बार दोबारा आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, लिख लेने हैं, ये नोट्स जरूर मेंटेन कर लेने हैं, क्योंकि 1-2 मार्क्स में कई बार वेरी सिंपल क्वेश्चन ही आ जाता है कि व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो 1, 2, 3 आप जितने भी आपको आते होंगे वो आप लिख सकते हो। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, दैट इज ज्योमेट्रीज ऑफ द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसा कि हम लोगों ने +1 में करके आए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। ये जो आपने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा था यहाँ पे 4, 5 और 6 जो भी है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उस कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज उस हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी वो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के रिगार्डिंग जो आपको क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, कहता राइट या डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल along with the magnetic behavior of the compound of, आगे आपको कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं, जैसे हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आयन दे दिया, ठीक है, हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट दे दिया, इस तरह से कोई भी दे सकते हैं। तो ये 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है, जैसे ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। ठीक है, ये आप जैसे नोट कर सकते हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इस तरह से आते हैं, जैसे ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर, यह क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 19 कि हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 आयन इज पैरामैग्नेटिक वाइल टेट्रासाइनाइडो निकलेट इज डायामैग्नेटिक, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर ही आप लोगों ने इसका आंसर करना है। ठीक है, इसी तरह से अदर केसेस में आ जाता है, जैसे डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देंगे 2-3 जितने भी हैं, वहां से आपने नेचर ऑफ बॉन्डिंग मीन्स यही ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चंस और बन जाते हैं यहाँ से, इसी तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेंगे आपसे, ठीक है जी, या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पूछ लेंगे, या कई बार कई केसेस में क्या होता है कि सीधा ही पूछ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, तो ये आप लोगों ने करने होते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक दो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाते हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले के केस डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। तो सबसे पहले हेक्सामीन क्रोमियम 3 आयन है आपके पास, हेक्सामीन क्रोमियम 3 आयन, ठीक है, दिस इज CrNH36 3 पॉजिटिव। इसकी बॉन्डिंग डिस्कस करनी है डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करोगे, क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +3, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, 3 नेट चार्ज जितना है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो क्रोमियम की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रहती है 3d5 4s1 ग्राउंड स्टेट, Z=24 रहता है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये रहती है 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 3d5, ठीक है, एंड 4s1, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो Cr3 एक्साइटर स्टेट में क्या हुआ, एक्साइटर स्टेट में Cr3 पॉजिटिव बन गया वो, ठीक है, Cr3 पॉजिटिव जब कंबाइन किए तो Cr3 पॉजिटिव फॉर्मेशन, 3 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से चला जाएगा, 2 डी के निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आपके पास बन गया 1 2 3 ये और ये 3 अनहाइब्रिडाइज बन गए, ठीक है, 3 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट हो गए, 2 फ्रॉम डी 1 फ्रॉम एस। बट हमें कितने चाहिए, 6, क्योंकि 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं क्रोमियम को, तो 6 एम्प्टी स्पेसेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितनी है, सिर्फ 3। तो इस केस में क्या होगा कि वैलेंस वाले डी भी जो आपके पास, सॉरी वैलेंस वाला यहाँ पे पी जो प्रेजेंट है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, ये पी यूज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपके पास जब कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करेंगे, जब 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो आपके पास बन जाएगा CrNH36 3 पॉजिटिव। इसके लिए आपके पास ये बन जाएगा, एक तो ये है ये 3, ये तो अनपेड एज इट इज रहेंगे, बैक एंड स्पेस यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बन गया। और आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनी, D2sp3, मतलब इनर डी शेल यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई फिर इस केस में, हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस बिकम्स, क्या बन गई बेटा, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू D2sp3। और D2sp3 के केस में जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, 4 along the corners of the square, clear, and 2 on the above the plane and 1 below the plane। इस तरह से आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह से आगे वाले केसेस में, जैसे कोबाल्ट का केस डिस्कस कर लीजिए, हेक्सामाइन कोबाल्ट, इसकी क्रोमियम की जगह पे कोबाल्ट आ गया, ठीक है, वहाँ पे 3 पॉजिटिव, यहाँ पे कोबाल्ट लिख देंगे। सिमिलरली एक हेक्सा फ्लोरो आ जाएगा, उस केस में भी इसी तरह से आप यूज करेंगे। लेकिन हेक्सा फ्लोरो के केस में जैसे ये कंपाउंड है, अब नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करते हैं, COF6 3 नेगेटिव, ये कंपाउंड है, इसकी आपने बॉन्डिंग डिस्कस करनी है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिस्कस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा चेंज हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी। लेकिन अब कोबाल्ट का केस है, तो कोबाल्ट के केस में जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो रहती है 3d7 4s2, ठीक है जी,
3d7 जो आपके पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। कोबाल्ट आपके पास एटॉमिक नंबर 27 होता है कोबाल्ट का, 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है 3d7 4s2, ये रहती है, ठीक है जी। 3d7 4s2 ये हाइब्रिडाइजेशन है ग्राउंड स्टेट की। अब कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, आपके पास 3 नेगेटिव है, 6 यहाँ से 6 नेगेटिव, x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3 है। तो CO +3 निकलेंगे, CO +3। तो इस केस में 2 S के चले जाएंगे और 1 D का चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये 2 ये चले गए, 1 ये चला गया, बाकी एज इट इज प्रेजेंट रहेगा ऐसे। तो आपके पास ये यूटिलाइज हो जाएंगे। जब यहाँ पे फॉर्मेशन होगी F6 की, तो याद रखना है कि इस केस में 3 3 3 3, हाँ ये 1 जाएगा सिंगल, हमने 2 निकाल दी, ये है। तो जब F6 फ्लोराइड आयन अटैक करेंगे ना इसके ऊपर, जब कंपाउंड बनेगा, तो इस केस में इनर डी यूज नहीं होंगे, ये वाले नहीं होंगे यूज। अब हो रहे हैं आउटर डी यूज, बाहर वाले, ये एज इट इज है, ठीक है जी। ये वाले यूज होंगे 1 2 3 4, और 2 डी वाले यूज होंगे, बैलेंस डी, ये वाले 4D यूज हो जाएगा लास्ट वाला 4D। तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनी वो क्या बनी, sp3d2, मतलब आउटर डी यूज हो रहा है, बाहर वाला डी यूज हो रहा है, ठीक है। बैलेंस डी, 3D नहीं यूज हो रहा, 4D यूज हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये डिस्कस करने हैं बेटा डिफरेंट केसेस के लिए। और ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पिछले वाले केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, सो हेंस दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और पैरामैग्नेटिक को किसके मतलब किस फॉर्मुलेशन के साथ डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 स्क्वायर रूट बोहर मैग्नेटन, ये फॉर्मूला रहता है फॉर किसके लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। इफ यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर n ग्रेटर देन 0 है देन द गिवन कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, otherwise it is diamagnetic. In this way you can explain the geometry of the molecule and the type of bonding, that is concept type of hybridization in case of coordination complexes according to valence bond theory, ठीक है। इसी तरह से कुछ और डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, जैसे व्हाट आर इनर एंड आउटर ऑर्बिटल एंटिटीज, ठीक है। इनर एंड आउटर ऑर्बिटल एंटिटीज किनको बोलते हैं, तो जैसे मैंने बताया है कि कई केसेस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे आउटर डी यूज हो रहा है, ठीक है, और पिछले केस में क्या था, इनर डी यूज हो रहा था। तो जहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जहाँ पे आउटर डी यूज होता है उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये याद रखना है आपने, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एंटिटी in which the valence d orbital, that is outer d orbital, gets utilized for the bond formation, and inner orbital complex or inner orbital entity is that in which inner d orbital, that is n-1 d subshell, participate in the bond formation, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा और करेंगे, 1-2 एग्जांपल्स। तब तक आप लोगों ने ये वाले और इसके साथ वाले और अपनी बुक से एक बार दोबारा से इलैबोरेट कर लेने हैं, दोबारा जो स्टडी कर लेनी है, इंक्लूडिंग द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर बेटा, इसको आपने अच्छी तरह से दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना है बेटू, ठीक है।